हाय हेलो इन्वेस्टर्स। सो मार्केट के अंदर अगर आपको पैसा बनाना है ना तो आप जो है दो चीज़ से बना सकते हो। पहली जो चीज़ होती है वो है पी री रेटिंग और दूसरी जो चीज़ होती है वो है ईपीएस ग्रोथ। अब ये पी री रेटिंग जो होता है ना ये हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होता है। इसका ये मतलब है कि मार्केट के सेंटिमेंट्स जब उस कंपनी को रिवॉर्ड करेंगे या जब उस सेक्टर को रिवॉर्ड करेंगे तब हमें पी री रेटिंग देखने मिलता है। और ईपीएस ग्रोथ तब देखने मिलता है जब कंपनी के अंदर जो है हमें ग्रोथ ट्रिगर्स देखने मिल रहे हैं। तो या तो ये ग्रोथ ट्रिगर जो है मार्जिन के फॉर्म में हो सकते हैं कि कंपनी के मार्जिन हमें बेटर होते हुए देखने मिल रहे हैं, कंपनी एक बहुत बड़ा केपेक्स कर रही है, या फिर कोई कंपनी नया प्रोडक्ट जो है अपने लाइन के अंदर लेकर आ रही है जिसके वजह से हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने मिल रही है। तो ये पिकाडिकली एक्रो ने किया कि उन्होंने इंद्री को लेकर आए अपने पोर्टफोलियो के अंदर, तो वहाँ से अगर आप देखोगे तो उधर ग्रोथ जो है ना बहुत ज़्यादा किक इन हो गई कंपनी के प्रीमियम अल्कोहल पोर्टफोलियो के अंदर। तो ये सारे फैक्टर से जो है ईपीएस ग्रोथ आती है। अगेन मास्टर क्लास के अंदर जो है ना मैंने आपको बहुत डिटेल के अंदर जो है ये सारी चीज़ें जो है सिखाई हुई है। जीरो टू हीरो मास्टर क्लास का प्राइस जो है ना 3499 से 4999 होने वाला है इन मंथ ऑफ दिसंबर, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मास्टर क्लास का प्राइस जो है 1499 से 1999 होने वाला है। तो इसके पहले प्राइस इंक्रीज हो जाए दोनों मास्टर क्लास के लिए आप जो है जल्द से जल्द रजिस्टर कर लेना। अब ऐसा एक सेक्टर है जो कि एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर फंस चुका था। यूएस के अंदर जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था तब से अगर आप देखोगे तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो माहौल है ना वो खराब हो चुका है। इसका ये मतलब है कि टैरिफ के हिसाब से अगर आप देखोगे तो अनसर्टेनिटी जो है ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। जब यूएस ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाए, चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए, इसके साथ साथ अभी एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो इंडिया के ऊपर जो है ना सबसे ज़्यादा टैरिफ है। पहले 15% टैरिफ थे, फिर 25% हुए, उसके बाद 50% टैरिफ कर दिए यूएस ने सीधा इंडिया पे। तो आपका पूरा एक्सपोर्ट सेक्टर है ना ये जो है हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हुए देखने मिला। और जो भी कंपनीज जो कि यूएस पे एक्सपोर्ट करती है ना उनके ग्रोथ के अंदर जो है ना हमें कहीं ना कहीं जो है डिग्रोथ देखनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि अब कंफ्यूजन ये आ गया था टैरिफ होने के बाद कि टैरिफ का प्रेशर जो है लेगा कौन, या तो आपके कस्टमर्स लेंगे या फिर कंपनी को खुद लेना पड़ेगा। कंपनी को खुद कब लेना पड़ता है जब उसके प्रोडक्ट के अंदर जो है हमें प्राइसिंग पावर ना देखने मिले, और कस्टमर को कब पास ऑन होना पड़ता है जब मैनेजमेंट को जो है उसके कस्टमर को रिटेन करना होता है। तो ये आपके एक्सपोर्ट स्टॉक्स है ना जो कि हम इस वीडियो के अंदर जो है 3 बिजनेसेस डिस्कस करेंगे जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो एक बार ये यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील जो है फाइनलाइज हो जाती है ना तो इन बिजनेसेस पे जो है ना एक ओवरहैंग चल रहा है ना वो ओवरहैंग जो है हमें रिमूव होता हुआ देखने मिलेगा। और इन बिजनेसेस के अंदर जो है ना हमें अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग पी री रेटिंग देखने मिल सकती है, और इसके साथ साथ एक बार ट्रेड डील सॉर्ट हो जाती है तो हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ईपीएस ग्रोथ भी देखने मिल सकती है। तो जो पहला बिजनेस है ना उसका नाम है कैरिसेल। अब कैरिसेल का वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो ये दिसंबर के आसपास जो है ना ट्रेड करता था, आराम से आप देख लो कुछ 40 के पी के आसपास, और अभी एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो इसका पी करेक्ट हो गया था, 32 के आसपास आ गया था। स्टिल हमें पी जो है ना कंपनी का फिर से री रेट होता हुआ देखने मिल रहा है और कंपनी फिर से 36 के पी पे आ गई है। अब कैरिसेल एक ऐसी कंपनी है जो कि टैरिफ सिनेरियो होने के बाद भी जो है इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ है। हाँ, पिछले 2-3 क्वार्टर्स अगर आप देखोगे तो हमें इंपैक्ट हमें वहाँ पे देखने मिल रहा है। पहले कंपनी हालांकि 30-40% पे ग्रो करती थी, अभी ये लोग जो है 15% के ग्रोथ की बात कर रहे हैं, लेकिन स्टिल जो कि हमें बाकी एक्सपोर्ट स्टॉक्स पे इंपैक्ट देखने मिला है, जैसे कि काइटेक्स के सेल के अंदर हमें डिग्रो देखने मिल रहा है, टेक्सटाइल स्टॉक्स के ऊपर जितना इंपैक्ट देखने मिला है, कैरिसेल के केस में जो है ना इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं देखने मिला। अब कैरिसेल के जब मैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करूँ ना तो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है ना बहुत ज़्यादा यूनिक बनकर आता है। तो इधर अगर आप देखोगे तो इनके Q2 के जो नंबर्स है ना वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आप जब कैरिसेल के मैनेजमेंट का कॉन कॉल पढ़ोगे ना यार ऐसा लग भी नहीं रहा होगा कि यार टैरिफ सिचुएशन चल रहा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। मतलब इनका जो मैनेजमेंट है ना उनका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का है, और मैनेजमेंट जो है इस कंपनी का बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनके टॉप लाइन के अंदर हमें 17% की YOY ग्रोथ देखने मिली है, और इसके साथ साथ पैट के अंदर भी जो है ना हमें कंपनी के Q2 के अंदर जो है अच्छी खासी ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिली है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 62% का पैट ग्रोथ जो है हमें कंपनी के अंदर देखने मिला है। अब ये कंपनी कौन से सेगमेंट्स के अंदर काम करती है, ये लोग आपके कॉर्ड्स और स्टेनलेस स्टील के जो सिंक्स होते हैं ना जो कि हमारे किचन के अंदर यूज़ होते हैं वो सारी चीज़ें जो है ये लोग बनाते हैं। तो अगर किसी को इनका बिजनेस मॉडल नहीं समझ आता तो सबसे ईजीएस्ट लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊँ तो ये आपके किचन एस्थेटिक्स के प्रोडक्ट्स के अंदर जो है कंपनी काम करती है। तो सिंक अगर आप देखोगे तो कॉपर सिंक होता है, कॉट सिंक होता है, कोई कोई स्टेनलेस स्टील सिंक लगाते हैं। फिर इसके साथ साथ अगेन आपके सरफेसिंग होती है किचन के अंदर, फिर उसके बाद आपके बाकी किचन अप्लायंसेस होते हैं। ये सारे सेगमेंट के अंदर जो है कंपनी काम करती है और इधर से इनका जो है मैक्सिमम ग्रोथ आता है।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रही है, जहाँ पे इनका कॉर्ड्स का सिंक का वॉल्यूम जो है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1.5 लाख यूनिट से इंक्रीज हुआ है 1.97 लाख यूनिट्स पे। तो वॉल्यूम ग्रोथ भी जो है ना, हमें ये कंपनी का इम्पैक्ट होते हुए नहीं देखने मिला इतना ज़्यादा ड्यू टू टैरिफ्स, और अच्छा खासा वॉल्यूम ग्रोथ जो है ना हमें कंपनी के अंदर जो है फिर से देखने मिल रहा है। और इसके साथ साथ इनके बाकी सेगमेंट्स के अंदर भी जो है अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है, लेकिन इनका सबसे अच्छा सेगमेंट जो परफॉर्म कर रहा है वो है इनका सिंक्स वाला सेगमेंट। अब यहाँ पे मैनेजमेंट क्लियरली बोल रहा है कि ये लोग इंडिया के अंदर भी जो है स्केल करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये लोग कॉर्ड्स सिंक वाला जो इनका कैपेसिटी है उसे ये लोग आई थिंक 1 लाख यूनिट के आसपास से एक्सपांड कर रहे हैं, और इधर अगर आप स्टेनलेस के अंदर देखोगे तो 70,000 यूनिट से जो है ये वाली कैपेसिटी इनकी इंक्रीज कर रहे हैं। फिर जब मैं कंपनी के नॉन यूएस बिजनेस की बात करूं तो नॉन यूएस बिजनेस के अंदर भी जो है अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल रहा है, क्योंकि यूएस का ग्रोथ जो है ना कहीं ना कहीं हमें इम्पैक्ट होते हुए देखने मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूरोप, मिडल ईस्ट और बाकी इमर्जिंग नेशन से जो है ना कंपनी के अच्छे खासे रेवेन्यूज आ रहे हैं। एक ट्रेंड मैंने जितना नोटिस किया कि सारी कॉन्फ्रेंस कॉल्स के अंदर जो भी एक्सपोर्ट कंपनीज है जिनके मैक्सिमम रेवेन्यूज हमें एक्सपोर्ट से देखने मिल रहे हैं, वो सारी कंपनीज जो है ना यूएस को छोड़कर मिडल ईस्ट के अंदर जा रही है, और वो एरिया से जो है इन कंपनीज को अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है। जब मैं कैरिसिल की बात करता हूँ ना, तो यह आपके इंडियन मार्केट पे भी जो है ना बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो कैरिसिल ने क्लियरली बोला है कि इंडियन मार्केट के अंदर अभी प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड प्ले आउट होते हुए हमें देखने मिल रहा है। आप देखोगे तो लोग एसयूवीज प्रीफर कर रहे हैं कार्स के अंदर, फिर इसके साथ साथ प्रीमियम लग्जरी होटल्स में जाना प्रेफर कर रहे हैं। तो लोग अगर आप देखोगे तो घर भी बनाते हैं, तो लोग चाहेंगे कि यार उनका घर जो है ना, उनके अंदर जो भी चीज़ें यूज़ हो ना, एकदम प्रीमियम से प्रीमियम चीज़ें यूज़ हो। तो इसलिए यहाँ पे इंडिया के अंदर भी जो है ना हमें अच्छी खासी ग्रोथ जो है इस सेगमेंट के अंदर देखने मिल सकती है। और मैनेजमेंट ये बता रहा है कि इनका जो सेकेंड हाफ ऑफ FY26 रहेगा ना, वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर रहेगा। तो ओवरऑल कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं। कॉट सिंक के अंदर अगर आप देखोगे तो 23% का ग्रोथ हमें देखने मिला है। फिर स्टील सिंक के अंदर वॉल्यूम ग्रोथ 7% के आसपास का देखने मिला है, और किचन अप्लायंस के अंदर जो है हमें 25% के आसपास की जो है ग्रोथ देखने मिली है। इसके साथ साथ कंपनी अपना ये किचन अप्लायंस वाला जो सेगमेंट है ना, उधर नया लाइन भी लेके आने वाला है। तो ये लोग एडिशनल कैपेसिटी लेकर आ रहे हैं 50,000 यूनिट्स पर एनम के आसपास का, और इसका केपेक्स एस्टिमेटेड है 25 करोड़ के आसपास, जो कि एक्सपेक्टेड है आपके Q1 FY27 के अंदर आएगा। अभी एज ऑफ नाउ जब मैं तीनों सेगमेंट्स की बात करता हूँ ना कंपनी की, तो तीनों सेगमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं सारे सेगमेंट्स। अब कॉट सिंक की बात क्या सीखते हो, आप सीखते हो कि आप किस तरीके से जो है कॉन कॉल डिकोड कर सकते हो, आप जो है किस तरीके से जो है मार्केट के अंदर मेगा ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्योंकि AI के वजह से अगर आप देखोगे तो डेटा जो है ना एक कमोडिटी हो चुकी है, लेकिन कॉन कॉल को पढ़कर हम किस तरीके से हमारे दिमाग के अंदर डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हमें कंपनी के रिजल्ट्स इंटरप्रेट करने चाहिए, किस तरीके से जो है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को अगर आप देखोगे तो रिजल्ट किसी भी कंपनी के, किसी भी इंडस्ट्री के किस तरीके से देखते वो ही नहीं आता है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो आप जो है यहाँ पे AI को यूज करना सीखोगे। आप सीखोगे कि किस तरीके से आप जो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर, आप इक्विटी रिसर्च के अंदर AI यूज कर सकते हो और आपका टाइम सेव कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है मैंने आपको सिखाया कि क्या चीजें जो है आपको डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर ट्रैक करनी चाहिए, जहां पे मैंने आपको एक स्टॉक मार्केट चेकलिस्ट दी है और इसके साथ साथ डिफरेंट सेक्टर्स के लिए डिफरेंट चेकलिस्ट दी हुई है। तो यहाँ पे आप सीखोगे कि कौन से सेक्टर के अंदर, जैसे कि कैपिटल गुड्स के अंदर हमें कुछ और ट्रैक करना पड़ता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर हमें कुछ और ट्रैक करना पड़ता है, EPC कंपनीज के अंदर कुछ और ट्रैक करना पड़ता है, जब कैपिटल मार्केट कंपनीज की बात करें तो वहां पे हमें कुछ और ट्रैक करना पड़ता है, और इस तरीके से डिफरेंट सेक्टर के अंदर हमें डिफरेंट चीजें ट्रैक करनी होती है। तो ये सारी चीजें जो है मैंने बहुत डिटेल के अंदर जो है जीरो टू हीरो मास्टर क्लास के अंदर सिखाई हुई है। तो इस मास्टर क्लास के अंदर आपको जो वैल्यू मिलती है ना बॉस इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, वो जो है 100x ज्यादा है जो आप प्राइस पे कर रहे हो। तो प्राइस कुछ नहीं है, सिर्फ 3499 जो है मैंने इसका प्राइस रखा हुआ है, और इसके अंदर आप सीखते हो कि किस तरीके से जो है प्रैक्टिकली वैल्यूएशन कर सकते हो, किस तरीके से जो है मैं स्टॉक स्क्रीन करता हूँ, किस तरीके से मैं अपना टेक्नो फंडा अप्रोच यूज करता हूँ जहाँ पे मैं टेक्निकल्स को यूज कर जो है स्टॉक स्क्रीन करता हूँ, और किस तरीके से फंडामेंटली जो है इन कंपनीज के अंदर कैटलिस्ट ढूंढता हूँ, और इसके बाद मैं मार्केट के अंदर किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज ढूंढता हूँ। अगर आपको पता होगा तो मैं 600+ कंपनीज ट्रैक करता हूँ, और जीरो टू हीरो के अंदर मैंने जो है, अगर आप देख रहे हो तो ओवर 500+ कंपनीज जो है डिस्कस कर रखी है। तो यहाँ पे अगेन आपको जो है इन कंपनीज का बिजनेस मॉडल भी समझ जाएगा। फिर इसके बाद जब मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास की बात करूं तो इसका लेंथ अगर आप देखोगे तो 10 आवर्स के आसपास है, जीरो टू हीरो का जो है आपको 20 आवर्स के आसपास देखने मिलेगा। जीरो टू हीरो आपको सिखाएगा कि किस तरीके से आप इक्विटी रिसर्च कर सकते हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपको ये
सिखाएगा कि किस तरीके से जो है ना आप आपका खुद का पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप सीखोगे कि किस बेसिस पे जो है हमें किसी भी स्टॉक के अंदर ऐड करना चाहिए, किस बेसिस पे जो है हमें किसी भी स्टॉक के अंदर जो है अपनी पोजीशन कट करनी चाहिए। जहां पे मैंने आपको मेरा जो है करंट पोर्टफोलियो दिखाया हुआ है और यहां पे मैंने आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है कि क्या बेसिस पे मैंने किसी भी कंपनी के अंदर ऐड किया या क्या बेसिस पे जो है मैंने किसी भी स्टॉक से जो है अपनी पोजीशन रिड्यूस की। तो ये सारी चीजें जो है ना बहुत डिटेल के अंदर मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस करी हुई है। और इसके बाद मैं आपको यह बात बता सकता हूं कि आप कभी भी जो है ना किसी भी स्टॉक के अंदर जो है फंसोगे नहीं, क्योंकि दोनों मास्टर क्लास के अंदर जो है मैंने आपको सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली सिखाई हुई है। और दोनों मास्टर क्लास की अगर आप रिकॉर्डिंग्स देखोगे तो आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। फिर यहां पे दोनों मास्टर क्लास का प्राइस कुछ भी नहीं है। जब आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास का प्राइस देखोगे तो इसका प्राइस जो है सिर्फ 1499 है। तो आप इमेजिन करो कि सिर्फ 5000 रुपीज में अगर आप दोनों को ले लेते हो, दोनों का लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर दिया हुआ है, सिर्फ 5000 रुपीज में आप जो है स्टॉक मार्केट के अंदर एक लाइफ लॉन्ग स्किल सेट बिल्ड कर सकते हो। इसके बाद से आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये स्टॉक के ऊपर आपका ओपिनियन क्या है, इस स्टॉक कंपनी के ऊपर आपका ओपिनियन क्या है। ना आपको बकवास कोर्सेस खरीदने की जरूरत है, वो बकवास इन्फ्लुएंसर्स के। आपको जो है बस ये दोनों मास्टर क्लास करनी है। और मैं आपको ये बता सकता हूं कि इसके बाद आपको कोई कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो है सिर्फ जाकर आप सीधा कंपनी ट्रैक कर सकते हो और आपको पता रहेगा कि आपको आपके पोर्टफोलियो के अंदर कब पोजीशन ऐड करनी है, कब कट करनी है। इसके साथ साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास के अंदर मैंने जो है आपके साथ डिफरेंट सेक्टर्स की जो है अपॉर्चुनिटीज डिस्कस की है। तो 600 कंपनीज में ट्रैक करता हूं ना, उसमें हर एक सेक्टर के अंदर कौन सी अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही है वो सारी चीजें जो है मैंने डिस्कस की है। तो अभी Q1 Q2 के नंबर्स जो भी आए उन बेसिस पे जो है हम लोगों ने सारी अपॉर्चुनिटीज डिस्कस की है। और ये भी बात किया है कि अगले Q3 Q4 के केस में अगर आप देखोगे या अगले बुल रन में जो है मुझे कौन सी कंपनीज कौन से स्टॉक्स जो है अच्छे लग रहे हैं और इसके साथ साथ मैं क्या बेसिस पे अपने पोर्टफोलियो के अंदर पोजीशन ऐड करूंगा या कट करूंगा। तो यहां पे हमने सारे सेक्टर्स कवर किए हुए, सारे सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज कवर की हुई है। बात किया है कि कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, कौन से खराब लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव। लेकिन नन ऑफ दिस इज बाय सेल रिकमेंडेशन। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो केबल्स एंड वायर सेक्टर हो गया, पावर सेक्टर हो गया, टीएनडी हो गया, एफएमसीजी, बैंक्स, एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस, ये सारी चीजें जो है डिस्कस करिए। और जीरो टू हीरो मास्टर क्लास के अंदर मैं आपको यह भी सिखाता हूं कि किस तरीके से जो है आप कंपनी के अंदर, मेरी खुद की एक फ्रॉड वाली चेकलिस्ट है, जिस तरीके से आप कंपनी के अंदर जो है रेड फ्लैग्स वगैरह डिटेक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ किस तरीके से जो है मैं स्टॉक आइडियाज ढूंढता हूं। तो मैं आपको यह बोल सकता हूं कि ये दोनों मास्टर क्लास देखने के बाद आपका लेवल और मेरा लेवल जो है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज सेम हो जाएगा और आपको जो है कोई भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों का लिंक जो है ना मैं नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर दे रहा हूं। इसके अंदर आपको जो वैल्यू मिलेगी ना बॉस, वो जो है बहुत ज्यादा अनलिमिटेड है। इन दोनों तो 88%, आप दूसरे सेगमेंट का देखोगे तो 82%, स्टेनलेस स्टील जो है वो 95% के आसपास कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहा है। और जो बाकी सेगमेंट है जैसे कि किचन अप्लायंस और ये, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 75% का जो है हमें देखने मिल ही रहा है। तो ओवरऑल यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हाई, इसलिए कंपनी जो है केपेक्स कर रही है। और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बनकर आता है कि हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है तो आपको कंपनी के अंदर जो है ना ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉट सिंक से जो है ना कंपनी के एज ऑफ नाउ 50% ऑफ रेवेन्यूज आते हैं, स्टील सिंक से 10% ऑफ रेवेन्यूज आते हैं, किचन अप्लायंस से इनके कुछ 14% ऑफ रेवेन्यूज आते हैं और सर्फेसेस से इनके 26% ऑफ रेवेन्यूज जो है हमें देखने मिलते हैं। अब पहले जब मैं कैरिसिल की बात करता हूँ ना तो इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज जो है ना इनका सिंक वाला जो बिजनेस है ना वहाँ से आते थे। इन्होंने अभी रिसेंटली जो है आपके सर्फेसेस वाले बिजनेस के अंदर 2023 के आसपास से एक्सपांड करना स्टार्ट किया और अभी अगर आप देखोगे ना तो हमें ये वाले बिजनेस के अंदर अच्छा खासा रेवेन्यू शेयर जो है कंपनी के टॉप लाइन के अंदर इंक्रीज होता हुआ देखने मिला है। जियोग्राफी वाइज अगर मैं बात करूँ तो यूएस से इनके कुछ 25% ऑफ रेवेन्यूज हमें देखने मिल रहा है और इनके जो यूएस के क्लाइंट है ना वहाँ से इन्हें जो ट्रैक्शन होता है ना, मैनेजमेंट बोल रहा है अभी भी स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है। और अगर टैरिफ रिमूव हो जाते हैं तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ट्रैक्शन जो है इन्हें देखने मिल सकता है। जब मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया से इनके 18% ऑफ रेवेन्यूज आते, यूके से 34% आते। तो जब मैं रेवेन्यू वाइज बात करूं ना तो कंपनी के सिर्फ 25% ऑफ रेवेन्यूज ही जो है यूएस से आते। तो इसलिए इतना ज़्यादा रिस्क जो है ना कंपनी के ऊपर देखने नहीं मिलता है और ग्रोथ जो है ना कंपनी की थोड़ी बहुत ही इम्पैक्ट हुई है इम्पैक्ट, लेकिन कंपैरेटिवली लोअर साइड पे जो है हमें इनकी ग्रोथ इम्पैक्ट होते हुए देखने मिलती है। इसके अलावा मार्जिन्स की अगर मैं बात करूं तो हमें कंपनी के एबिटा मार्जिन भी जो है इस बार इंक्रीज होते हुए देखने मिले और वैल्यू और वॉल्यूम ग्रोथ जो कि दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं
टॉप लाइन ग्रोथ के अंदर, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वैल्यू ग्रोथ जो था ना कंपनी के अंदर इतना ज़्यादा नहीं था, वॉल्यूम ग्रोथ हमें अच्छा खासा देखने मिला है कंपनी के अंदर। फिर जब मैं कैश फ्लोज की बात करता हूँ तो कैरिसेल का जब आप कैश फ्लो देखोगे तो अगेन कंपनी जो है डिसेंट कैश फ्लो बना रही है। तो एज ऑफ नाउ आप जब कैश फ्लो स्टेटमेंट पे आके देखोगे तो इनका कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ना, सीएफओ जो है हमें इंक्रीज होता हुआ देखने मिला है। तो 65 करोड़ 33 करोड़ से जो है हमें इंक्रीज होता हुआ देखने मिला। तो 65 करोड़ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जो है इन्होंने बनाए H1 FY26 के अंदर, जो कि अगेन मैं बोलूंगा एक हेल्दी है। अगेन आपको कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि कैश फ्लो देखना है या नहीं देखना है। कोई कंपनी अगर बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो हो रही है ना, तो उन कंपनीज के अंदर कैश फ्लो देखना जो है कोई ज़्यादा सेंस नहीं बनता है, क्योंकि उनका मैक्सिमम पैसा जो है रिसीवेबल्स के अंदर फंसा होता है। अब जैसे कि क्वालिटी पावर जैसी कंपनीज आ जाती है जो कि अपनी टॉप लाइन 130% पे ग्रो कर रही है, तो उधर कैश फ्लोज देखकर सेंस नहीं बनाता है। अगर अगेन सेक्टर टू सेक्टर जो है चीज़ें डिपेंड करती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत डिटेल के अंदर जो है ना जीरो टू हीरो मास्टर क्लास के अंदर सिखाई है। आप FY26 के प्लान की बात करूँ तो यहाँ पे कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक्सपांड कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये लोग कॉन्स्टेंटली, और मैनेजमेंट भी जो है ना ओवरऑल कंपनी की जब मैं बात करूँ तो मैनेजमेंट जो है हमें बुलिश देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट क्लियरली गाइड कर रहा है कि ये लोग 15% के आसपास जो है आराम से अपनी टॉप लाइन ग्रो कर सकते हैं। कॉड सिंह से जो है हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है, और कंपनी ये बता रही है कि ये प्रीमियम साइड पे जो है ना हमें शिफ्ट देखने मिल रहा है आपके सारे सेगमेंट्स के अंदर। तो इससे कंपनी के अंदर जो है ना हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है। फिर इनका जो यूएस वाला सब्सिडरी है ना, वो अभी अभी जो है पैट पॉजिटिव हुआ है रिसेंटली, तो ये भी जो है इनके लिए एक और पॉजिटिव बात बनकर आती है। और किचन इक्विपमेंट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो ये लोग क्या कर रही है, जो आपके बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना जैसे कि IKEA या बाकी प्लेयर्स है, उनके साथ जो है ये लोग टाइप कर रहे हैं। तो ये डायरेक्टली भी सेल करते हैं और आपके बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ भी जो है ये लोग टाइप करते हैं, और टाइप करने के बाद उनके जगहों पे जो है ये अपने प्रोडक्ट्स वगैरह जो है डिस्प्ले करते हैं और ऐसे जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इनका IKEA से भी जो है ना हमें अच्छा खासा बिजनेस जो है देखने मिलता है। अब सर्फेसेस वाला जो इनका एक बिजनेस है जहाँ पे कंपनी हमें सॉफ्ट सर्फेसेस करते हुए देखने मिलती है, ये मैक्सिमम सर्फेसेस वाला बिजनेस जो है यूके से आता है इनका। तो अब यूके के अंदर जो है सॉफ्टवेयर सरफेस प्रेफर करते हैं, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखोगे तो जो हार्ड सरफेस होता है ना उसका कंपैरेटिवली बिगर मार्केट होता है। तो ये लोग हार्ड सरफेस के अंदर भी एंटर करने के लिए जो है टारगेट रख रहे हैं। इसके साथ साथ टॉप लाइन में अगर आप देखोगे तो इन्होंने 15% का गाइडेंस दिया हुआ है, जो कि अगेन मैं बोलूँगा डिसेंट है, क्योंकि ये कंपनी पिछले 2 साल से अगर आप देखोगे तो 15-20% के आसपास ही जो है ये लोग ग्रो कर रहे थे। एबिटा मार्जिन के लिए इन्होंने 18-20% के मार्जिन का जो है गाइडेंस दिया हुआ है, और मैनेजमेंट ये बता रहा है कि अगर टैरिफ का इशू जो है वो हमें रिजॉल्व होते हुए देखने मिलता है तो इन्हें कॉट सिंह के अंदर जो है ना अगेन अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी जो है देखने मिल सकती है। तो अगर टैरिफ का ओवरहैंग जो है अगर हमें इंडिया और यूएस के अंदर ट्रेड डील देखने मिलती है तो ये कंपनी के लिए जो है एक बहुत पॉजिटिव साइन हो जाएगा, और यहाँ से हमें कंपनी के वैल्यूएशंस के अंदर जो है थोड़ा री रेटिंग देखने मिल सकता है, और बिजनेस के अंदर भी हमें टॉप लाइन ग्रोथ और बॉटम लाइन ग्रोथ जो है एस्केलेट होता हुआ देखने मिलेगा। जब मैं प्रेशर की बात करूं, मार्जिन प्रेशर की, तो ये कंपनी पे जो है इतना ज़्यादा मार्जिन प्रेशर नहीं आ रहा है जितना आपको मैन्युफैक्चरर्स के अंदर देखने मिल रहा है। तो पोकरना जैसे प्लेयर्स हो जाते, तो इधर ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है ना वो अच्छा कर रहा है। अब किसी को अगर नहीं पता है तो कैरिसेल और पोकरना में जो है डिफरेंस क्या आ जाता है। अब पोकरना को भी जो है हम अगला कंपनी डिस्कस करने वाले हैं। तो पोकरना के अंदर अगर आप देखोगे ना तो इनका पूरा ग्रोथ ही इंपैक्ट हो गया। आप एक डायरेक्शन के अंदर कैरिसेल देखो जो कि इतने खराब एनवायरनमेंट में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और एक तरफ पोकरना जैसी कंपनीज देखो जहाँ पे आप Q1 के अंदर देखो 11% की डिग्रोथ है टॉप लाइन के अंदर, Q2 के अंदर 53% की डिग्रोथ है। मार्जिन हमें कंपनी के इंपैक्ट होते हुए देखने मिले, और पैट ग्रोथ अगर आप देखोगे तो कोई ग्रोथ ही नहीं है। Q1 और Q2 के अंदर दोनों में जो है हमें पैट डी ग्रोथ देखने मिल रहा है, और 86% से जो है इनका पैट डी ग्रो हुआ है। और मैनेजमेंट अगर आप देखोगे तो जो कैरिसेल के मैनेजमेंट के अंदर हमें ऑप्टिमिज्म देखने मिलता है ना, वो पोकरना के मैनेजमेंट के अंदर मुझे कहीं ना कहीं जो है मिसिंग लगा। अब किसी को अगर पोकरना का बिजनेस मॉडल समझना है तो अगेन ये लोग क्या करते हैं, ये आपका रॉ मटेरियल बनाकर जो है कैरिसेल जैसी कंपनीज को देते हैं। तो आपका मार्जिन प्रेशर जो है ना पोकरना जैसी कंपनीज पे जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कैरिसेल। अब कैरिसेल एक और बिजनेस में बोल रहा था कि ये लोग किचन फैब्रिकेटर के बिजनेस के अंदर भी जा रहे हैं, तो वहाँ से इंडिया के अंदर जो है ना इनके पास अच्छा खासा पोटेंशियल देखने मिल सकता है। और इधर अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो ये आपके पोकरना क्या बनाते हैं, ये लोग आपके कॉर्ड्स बिजनेस के अंदर है और ग्रेनाइट बिजनेस के अंदर है। तो ग्रेनाइट के अंदर इनका ओवर 30+ ईयर्स के आसपास का लीडरशिप है। इसके पहले ट्रेड डील के पहले अगर आप देखोगे ना तो हमें पोकरना के जो नंबर्स है ना स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहे थे और ग्रोथ अच्छी खासी देखने मिल रही थी। लेकिन जैसे ही ये ट्रेड टैरिफ का इशू होना स्टार्ट हो गया ना, तब से अगर आप देखोगे तो बिजनेस की पूरी ग्रोथ ही हमें इम्पैक्ट होते हुए देखने मिल रही है।
क्योंकि इनके पास वो यूनिकनेस वाला फैक्टर होता है ना जो कि कैरिसिल के पास होता है, वो पोकरना के केस में जो है ना हमें देखने नहीं मिलता है। तो अगेन ये जो है कंपनी के लिए एक थोड़ा नेगेटिव साइन हो जाता है, जिस रीज़न से जो है ना ये कंपनी टैरिफ के प्रेशर को जो है कोप अप नहीं कर पा रही है। अगेन यहाँ पे मैनेजमेंट ने क्लियरली बताया कि यूएस कस्टमर जो है, आपका जो इन्फ्लेशन है जो कि टैरिफ इंक्रीज होने की वजह से हो रहा है, वो लोग जो है ना रेडी होने के लिए तैयार नहीं है, ले नहीं रहे। और इसके साथ साथ उनका जो कंजम्पशन का किचन का जो कंजम्पशन है या फिर आपका घर बनाने की जो चीज़ें होती है, उससे जो है ना ये लोग कंजम्पशन को डिफर कर रहे हैं सीधा। तो लोग बोल रहे हैं कि यार अभी टैरिफ बहुत ज़्यादा है, अब एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, तो आगे जाकर हमें प्राइजेस फॉल होते हुए देखने मिल सकते हैं। तो लोग इस तरीके से जो है प्रेफर भी नहीं कर रहे। तो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी जो है ना कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा वीक है, और ये टैरिफ ने जो है ना पूरा गड़बड़ कर दिया। तो एक बार हमें ये टैरिफ का इशू जो है ना सॉर्ट होता हुआ देखने मिलेगा ना, तो पोकरना के अंदर हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल सकती है। और इसके साथ साथ वो री रेटिंग वाला जो सेगमेंट है ना पोकरना के अंदर, वो हमें जो है प्ले आउट होता हुआ देखने मिल सकता है। एज ऑफ नाउ जब आप इसके मल्टीपल देखोगे तो कंपनी पहले 35 के मल्टीपल पे ट्रेड करती थी, आज ये लोग 20 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं। जब मैं इसके 5 ईयर्स के मल्टीपल देखूँ तो इनके मीडियन मल्टीपल के आसपास ही जो है कंपनी ट्रेड कर रही है। अब आपको किसी भी कंपनी को जो है इस तरीके से वैल्यू नहीं करना है, अब आपको वैल्यूएशन डील के हिसाब से देखना है। तो यहाँ पे पोकरना के अंदर जो है आप डील के हिसाब से भी नहीं देख सकते हो, क्योंकि एक बड़ा ओवरहैंग जो है इनके ऊपर वही बन चुका है कि ट्रेड डील क्या होने वाली है और ट्रेड डील पे टैरिफ क्या डिसाइड होने वाला है। तो जब तक टैरिफ डिसाइड नहीं होता है ना, तब तक जो है आप पोकरना जैसी कंपनीज का जो है वैल्यूएशन नहीं कर सकते हो। अब कोई कंपनीज है जो कि अपना सप्लाई चेन शिफ्ट कर रही है, तो टीडी पावर जैसी कंपनीज है, उन्होंने क्या किया हुआ है, मिडल ईस्ट के अंदर जो है इन्होंने सप्लाई चेन शिफ्ट करके रखा हुआ है। तो इनके ऊपर एक्सपोर्ट का जो प्रेशर है, यूएस टैरिफ से जो प्रेशर आ रहा था ना, वो कहीं ना कहीं जो है ना हमें फॉल होते हुए देखने मिलता है। तो ये पोकरना के केस में जो है करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वही बनकर आती है बात, इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज़ अगर आप देखोगे तो यूएस से आते हैं, अबाउट 83% ऑफ रेवेन्यूज़ इनके यूएस से आ रहे हैं। इसलिए इनका बिजनेस अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा इंपैक्टेड है। और वो जो यूनिकनेस होता है ना, जैसे कैरिसिल के बिजनेस में होता है, वो ब्रांड पावर में बोल सकता हूँ, वो पोकरना के बिजनेस में जो है ना कहीं हमें मिसिंग लगता है। तो ये एक है जो थर्ड बिजनेस है, वो है अगेन आपका गर्वरे हाईटेक फिल्म्स। अब गर्वरे हाईटेक फिल्म्स अगर आप देखोगे तो ये बिजनेस जो है ना, अब गर्वरे जो सेगमेंट के अंदर काम करता है ना, दैट इज पीपीएफ वाला सेगमेंट और सन कंट्रोल फिल्म्स वाला सेगमेंट, उस वाले सेगमेंट के अंदर है ना कोई और कंपनी जो है हमें काम करते हुए नहीं देखने मिलती है। अब इधर अगर आप देखोगे तो गर्वरे का वैल्यूएशन आप सिर्फ देखना कि गर्वरे जो है ना आराम से 35 के पीई मल्टीपल के आसपास या 40 के पीई मल्टीपल के आसपास जो है आराम से ट्रेड करता है। पीक पे जो है ये लोग 40 के पीई मल्टीपल पे ही ट्रेड कर रहे थे, क्योंकि कंपनी जो है ना 20% के आसपास ग्रो कर सकती है। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो हमें कंपनी के जो मार्जिन है ना वो भी बेटर होते हुए देखने मिल रहे हैं, क्योंकि गर्वरे के अंदर जो प्रोडक्ट मिक्स चेंज है ना, हमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली प्ले आउट होते हुए देखने मिला है कंपनी के केस में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले ये लोग जो है ना पूरा कमोडिटाइज प्रोडक्ट के अंदर काम करते थे। अभी क्या हो गया है कि ये लोग आपके कंज्यूमर साइड ऑफ प्रोडक्ट के अंदर जो है ना कंपनी ज़्यादा काम कर रही है। गर्वरे के सेल्स अगर आप देखोगे तो यार अभी भी कंपनी के 77% ऑफ सेल्स जो है बॉस एक्सपोर्ट से ही आते हैं। और गर्वरे के केस में Q4 के अंदर मैनेजमेंट ने गाइडेंस कितना दिया था बताए, 20% के आसपास का टॉप लाइन के अंदर। और इन्होंने बताया था कि इनके मार्जिन जो है ना हमें इंक्रीज होते हुए देखने मिलेंगे। अभी एज ऑफ नाउ जब मैं बात करूँ तो गर्वरे के मैनेजमेंट ने जो है ना Q1 के अंदर गाइडेंस रिमूव कर दिया था। Q2 के अंदर हालांकि इनका जब आप कॉन कॉल देखोगे तो सेंटीमेंट जो है ना हमें मैनेजमेंट के जो है ना पॉजिटिव होते हुए देखने मिले। इसका ये मतलब है कि जो सिनेरियो है ना वो जो है हमें कहीं ना कहीं इंप्रूव होते हुए देखने मिल रहा है। इस रीज़न से मार्केट ने आपके जो एक्सपोर्टर्स को जो है ना रिवॉर्ड करना भी स्टार्ट कर दिया। तो अगर आप देखोगे तो पहले गर्वरे का स्टॉक कितने पे ट्रेड हुआ करता था, अब मैं चार्ट आप लोगों से डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप खुद चार्ट से आके देखोगे तो स्टॉक प्राइस 3500 के लेवल से जो है हमें अभी 4000 के लेवल के आसपास देखने मिला। और पी के अंदर भी एक टाइम पे गर्वरे जो है 20 के पी मल्टीपल पे अवेलेबल था, 19 के पी मल्टीपल पे, वो हमें इंक्रीज होते हुए देख के 30 के पी मल्टीपल पे स्टॉक जो है एज ऑफ नाउ ट्रेड कर रहा है। तो ये भी जो है इंटरेस्टिंग बात है। और गर्वरे एक ब्रांड जैसा मैं बिजनेस वाले कैटेगरी के अंदर कहूँगा, मैं इसे आपके कमोडिटाइज बिजनेस के अंदर नहीं कहूँगा, क्योंकि इनका जो पूरा प्रोडक्ट मिक्स अगर आप देखोगे तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मिक्स है। पहले गर्वरे का कमोडिटाइज प्रोडक्ट मिक्स हुआ करता था, बट अब इन्होंने वैल्यू एडेड किया है। तो वैल्यू एडेड के अंदर ही आपके ऑटोमोटिव सन कंट्रोल फिल्म्स के अंदर काम करते, आर्किटेक्चर सन कंट्रोल फिल्म्स के अंदर काम करते, पीपीएफ के अंदर काम करते। अब प्रीमियमाइजेशन का एक प्रॉक्सी बनकर आता है पीपीएफ। अब कार्स के ऊपर अगर आप देखोगे, जब आप 30, 40, 50 लाख की कार लेते हो तो उस पर आप चाहते हो कि यार उसका पेंट जो है ना बहुत अच्छा रहे, तब आप गाड़ी पे जो है पीपीएफ लगाते हो। तो 1-1, 2-2 लाख का तो लोग जो है पीपीएफ ही लगा लेते हैं। फिर सेफ्टी फिल्म्स होती है,
और इनका जो वैल्यू एडेड मिक्स है ना इंडस्ट्री के अंदर, ये लोग इस पे फोकस कर रहे हैं। कमोडिटाइज्ड मिक्स जो है ना वो जो है कंपनी अभी रिड्यूस कर चुकी है। और कंपनी के मैनेजमेंट का टारगेट है कि ये लोग अपना जो कंज्यूमर वाला डिवीजन है ना उस पर मैक्सिमम फोकस करें, और इनका जो इंडस्ट्रियल वाला जो डिवीजन है ना उस पर कंपैरेटिवली कम फोकस करें। एज ऑफ नाउ कंपनी के मैक्सिमम रेवेन्यूज 87% ऑफ कंपनी का जो मिक्स है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से आता है। तो ये भी जो है अगेन इंटरेस्टिंग चीज़ बनकर आती है। फिर इसके साथ साथ इनका नया पीपीएफ का लाइन आने वाला था, तो इनका जो पीपीएफ का कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो हमें डबल होता हुआ देखने मिला है Q2 FY26 के अंदर, और वो कमर्शियलाइज हो गया। और इनका जो टीपीयू के लिए लाइन आ रहा था ना वो एक्सपेक्टेड है अक्टूबर 2027 के आसपास जो है आने वाला है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। अब इनका पीपीएफ का लाइन आ चुका है तो मैनेजमेंट भी जो है अगेन बुलिश हो चुका है। ये लोग भी जो है 20% ग्रोथ के आसपास की जो है बात कर रहे हैं। और अभी गरवरे का मैनेजमेंट अगर आप देखोगे ना तो ये टैरिफ वाले सिचुएशन को जो है ना हमें अडॉप्ट करता हुआ देखने मिला है। तो इधर अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट ने जो है सीधा क्लियरली 3 सिनेरियो बना दिए और बोले कि यार हमें जो है ना सिनेरियो अगर नहीं देखने मिला तो ये लोग जो है सप्लाई चेन को शिफ्ट करेंगे जैसे बाकी कंपनी शिफ्ट कर रही है। और इसके साथ साथ उस टाइम पे Q3 के ऊपर अगर आप देखोगे तो हमें थोड़ा बहुत मार्जिन के ऊपर प्रेशर देखने मिल सकता है, लेकिन Q4 से अगेन मार्जिन के अंदर हमें ग्रोथ दिखनी स्टार्ट हो जाएगी और ओवरऑल टॉप लाइन और बॉटम लाइन के अंदर भी जो है ग्रोथ दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो FY26 के लिए जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था ना वो गाइडेंस मैनेजमेंट को अगेन कंप्लीट करना जो है थोड़ा सा टफ हो जाता है, थोड़ा मुश्किल सेगमेंट पे आ जाता है मैं कहूँगा। लेकिन अगेन आप एक चीज़ देखना कि ये चीज़ें जो है ना टैरिफ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो कल को अगर ट्रेड डील साइन हो जाती है जिसकी पॉसिबिलिटी है ज़्यादा, लेकिन अब नवंबर के टाइम पे होगी ये तो दिसंबर के टाइम पे होगी, ये अगेन इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लग रही है। अगर ये होनी होती तो अब तक न्यूज़ आ जाती, अब तक चीज़ें फ्लो नहीं स्टार्ट हो जाती, बट वो हमें जो है कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होते हुए नहीं देखने मिल रहा है। तो इसलिए इन कंपनीज पे जो है ना ओवरहैंग जो है हमें देखने मिल रहा है, लेकिन मार्केट इन कंपनीज के मल्टीपल्स पे अगर आप देखोगे तो पॉजिटिविटी एंटिसिपेट कर रहा है। तो इधर अगर आप मार्जिन देखोगे तो मार्जिन जो है हमें इंपैक्ट होते हुए देखने मिला है। ओवरऑल कंपनी के ग्रोथ अगर आप देखोगे तो YoY लेवल पे हमें ग्रोथ नहीं देखने मिली, लेकिन आप जब QoQ बेसिस पे देखोगे ना तो गरवरे के टॉप लाइन के अंदर जो है ना हमें 15% का ग्रोथ देखने मिला। इसका ये मतलब है कि जो पहले का जो सेगमेंट है ना वहाँ से हमें ग्रोथ जो है बेटर होते हुए देखने मिलेगी। अब इनके मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया हुआ है कि ये लोग 22 से लेकर 25% के EBITDA मार्जिन जो है आराम से बना सकते हैं FY26 एंड बियॉन्ड, और आपके FY27 के अंदर आप इनके मार्जिन जो है 23-24% के आसपास जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये बनकर आती है बिजनेस की बात। अब इसके साथ साथ गरवरे और क्या कर रहा है, ये लोग यूएस के अलावा भी जो है ना बाकी सेगमेंट्स के अंदर, बाकी कंट्रीज़ के अंदर जो है एक्सपांड कर रहे हैं। तो सेगमेंट में तो ये कंज्यूमर वाले पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जब मैं मिडिल ईस्ट की बात करूँ या बाकी कंट्रीज़ की बात करूँ तो वहाँ पे अगेन ये लोग फोकस कर रहे हैं। अब इनके कॉम्पिटिटर्स वो चाइना और कोरिया वाले प्लेयर्स बनकर आते हैं जो कि फिल्म्स बनाते हैं, बट उनकी क्वालिटी अगर आप देखोगे और गरवरे की क्वालिटी अगर आप देखोगे तो कंपैरेटिवली बेटर है। अब इसके साथ साथ गरवरे आपका एप्लीकेशन स्टूडियोज़ भी खोल रहे हैं इनके। तो इनके जो एप्लीकेशन स्टूडियोज़ है ना एज ऑफ नाउ 250 प्लस है, इनका टारगेट है 300 प्लस के आसपास लेके जाना। तो वहाँ पे ये कार्स को जो है ना आपका PPF लगा के देते, तो ये वाले सेगमेंट के अंदर भी कंपनी जा रही है। अब इनका जो सन कंट्रोल फिल्म्स वाला है ना जो इनके कार वगैरह पे भी लगते हैं, वो वाला सेगमेंट थोड़ा अच्छा नहीं गया क्योंकि इस बार समर्स जो थे ना इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। अगेन विंटर्स थोड़े ज़्यादा थे US के अंदर अगर आप देखोगे तो, टैरिफ से भी हमें जो है इम्पैक्ट होते हुए देखने मिला है कंपनी का। तो ये ओवरऑल दिक्कत हुआ कंपनी के साथ, गरवरे के साथ। अभी इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज़ अगर आप देखोगे 75-78% के आसपास रेवेन्यूज़ तो एक्सपोर्ट से ही आते। फिर इसके साथ साथ जब मैं बात करूँ तो अभी एज ऑफ नाउ गरवरे क्या कर रहा है कि ये लोग इनके जो टैरिफ्स है ना वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो एब्जॉर्ब कर रही है, अपने क्लाइंट को इतने ज़्यादा टैरिफ पास नहीं कर रहे, इसलिए अगर आप कंपनी के मार्जिन देखोगे इधर तो मार्जिन जो है ना हमें कंपनी के जो है इम्पैक्ट होते हुए देखने मिले। नहीं तो हमें कंपनी के आराम से मार्जिन 23% 24% के आसपास जो है देखने मिल सकते थे। लेकिन इस पे कंपनी के मैनेजमेंट का आउटलुक क्लियर है कि यार इन्हें जो है ना कोई भी कस्टमर जो है ना लूज आउट नहीं करना है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब इसके बाद अगेन अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट ओवरऑल इस बार ऑप्टिमिस्टिक लगा। Q1 के अंदर गरवरे के मैनेजमेंट के पास कोई क्लैरिटी नहीं थी, अभी इनके पास क्लैरिटी आई है और कंपनी का मैनेजमेंट क्लियरली बता रहा है कि यार अगर Q3 के अंदर अभी इन्होंने 3 सिनेरियो बना दिए, 50% टैरिफ होगा, कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा, या फिर टैरिफ रिड्यूस हो जाएगा। तो टैरिफ रिड्यूस हो रहा है और रिलीफ मिलेगा तो इनका फायदा है, तब इनके पास इन्वेंट्री रेडी है, ये लोग इमीडिएट डिस्पैच कर देंगे। और वो प्री बाइंग वाला पार्ट है ना वो गरवरे के अंदर हमें नहीं देखने मिल रहा है। ऑर्डर्स जो है इनके पास अच्छे खासे आ रहे हैं अभी, तो उसके अंदर कोई इशू नहीं है। कैरिसिल के केस में भी आ रहे हो, पोकरना के केस में जो है ना ये वाला फैक्टर जो है ना हमें कहीं ना कहीं मिसिंग लग रहा है। फिर अगर ये लोग डाइवर्सिफाई करते हैं इनका सप्लाई चेन तो ये तो अगेन कंपनी के लिए जो है बेटर होगा। तो अगर टैरिफ लग भी जाते, होते भी है टैरिफ सेम होते, तो इनका सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई होगा तो इतना ज़्यादा रिस्क नहीं बनकर आता है कंपनी पे।
इसके साथ साथ कंपनी ने टारगेटेड प्रोडक्ट मिक्स ये बताया कि इनका पीपीएफ से 30% ऑफ रेवेन्यूज़ आएगा, आपके कंज्यूमर सेगमेंट से बचे हुए रेवेन्यूज़ आएगी, और आईपीडी से जो है ना सिर्फ इंडस्ट्रियल वाला जो डिवीजन है ना वहाँ से सिर्फ 15% के रेवेन्यूज़ आने वाले हैं कंपनी के। तो ये भी जो है ना आगे जाके मार्जिन इंक्रीज का जो है रीज़न बन सकता है, क्योंकि कंज्यूमर बिजनेस के अंदर अगर आप देखोगे ना तो मार्जिन जो है कंपैरेटिवली थोड़े हाइयर साइड पे। तो ये बनकर आती है बात, इंडिया के अंदर इनका पीपीएफ बिजनेस के अंदर जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल बनकर आता है, क्योंकि प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड जो है सिंपली हमें प्ले आउट होता हुआ देखने मिल रहा है, और पैसेंजर व्हीकल का इंडस्ट्री भी जो है एक्सपेक्टेड है अभी अच्छा परफॉर्म करने वाला है कुछ टाइम तक। तो ये बनकर आती है बात, ओवरऑल गाइडेंस भी मैनेजमेंट का जो है अच्छा है। तो ये कुछ 3 कंपनीज है जो कि मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है एक्सपोर्ट स्टॉक्स में, और ये कंपनीज को जो है आपको ट्रैक करना है, और इंडिया यूएस की अगर ट्रेड डील साइन हो जाती है तो ये स्टॉक्स जो है ना अगेन आपको प्ले आउट होते हुए देखने मिल सकते हैं। बाकी मैंने अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स का कौन से स्टॉक्स मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे कौन से नहीं लग रहे, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास के अंदर है ना मैंने हर एक सेक्टर के लिए जो है ना आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर रखा है, वहाँ पे मैंने डायरेक्ट आउटलुक शेयर किया हुआ है अपना। अब एक्सपोर्ट स्टॉक्स की जब मैं बात करता हूँ ना तो इधर वैल्यूएशन कंफर्ट हमें देखने मिल रहा है, लेकिन ओवरहैंग अभी भी है, तो एक बार वो ओवरहैंग निकल जाता है तब हमें री रेटिंग का पोटेंशियल जो है देखने मिल सकता है। और आई वुड सजेस्ट कि आप दोनों मास्टर क्लास के लिए जो है एनरोल कर लो। अब ये ऑप्शन आपके ऊपर है कि या तो आपको मार्केट के अंदर टाइम वेस्ट करना है, पैसा लूज करना है। लोग मुझे कमेंट करते हैं कि यार आयुष मैं जो है ना ये स्टॉक के अंदर फंस चुका हूँ। अब मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप ये दोनों मास्टर क्लास लोगे ना, जीरो टू हीरो और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो आप जो है ना कभी भी किसी स्टॉक के अंदर फंसोगे नहीं। आपके पास फ्रेमवर्क होगा, आपके पास एंट्री एग्जिट फ्रेमवर्क होगा, इसके साथ साथ आपको पता होगा कौन से सेक्टर के अंदर मुझे क्या मेट्रिक्स ट्रैक करने हैं, कौन से कंपनी के अंदर किस तरीके से देखना है, कौन कॉल किस तरीके से डिकोड करनी है। तो जो भी लोगों ने मास्टर क्लास लिया ना उनके मार्केट के अप्रोच के अंदर जो है ना हमें 100% चेंज देखने मिला। और इसके साथ साथ लोग जो है मेरे साथ कॉन्स्टेंटली एक्स पे कनेक्टेड होते, क्योंकि आपके डाउट्स वगैरह जो है मुझे एक्स पे ही आते, दैट इज ट्विटर पे आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो अगर आप दोनों मास्टर क्लास लेते हो। तो आई वुड सजेस्ट आप दोनों मास्टर क्लास ले लेना, दोनों का प्राइस जो है इंक्रीज होने वाला है दिसंबर के मंथ के अंदर ही, तो आप दोनों लेके रख लो। तो क्योंकि जीरो टू हीरो का 3499 से 4999 होने वाला है और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का 1999 होने वाला है, तो उसके पहले आप दोनों के लिए जो है रजिस्टर कर लेना। इन दोनों के अंदर जो वैल्यू मिलती है ना बॉस आपको बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि मैंने भी जो है 2 लेवल ऑफ सीएफए कर रखा है, और मार्केट के अंदर ये थियोरेटिकल नॉलेज आपको काम करनी है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज काम का है। तो ये फाइनेंस डिग्रीज से कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है, इनफैक्ट उसमें तो आपको मार्केट के हिसाब से कुछ भी नॉलेज नहीं मिलेगा, तो आपको सीखने मिलेगा, और आपको प्रैक्टिकली मार्केट के अंदर पैसा आप कैसे कमा सकते हो, आप कैसे कौन सी कंपनीज को ट्रैक कर सकते हो, आप कैसे एक एक्टिव इन्वेस्टर बन सकते हो, ये सारी चीज़ें जो है ना मास्टर क्लास के अंदर सीखोगे। तो दोनों को भी जो है मिस मत करना। कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे दोनों का लिंक दिया हुआ है, जल्द से जल्द जो है दोनों के लिए रजिस्टर कर लेना। दैट्स इट, आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।